हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव सवाल। बहुत सारे लेक्चर इसके पहले के आ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस पहले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को पूरा देखना है और समझते हुए चलना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और एग्जाम नज़दीक है। तो कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैथ के ऑब्जेक्टिव सवालों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। मैं कोशिश करूंगा उस तरह की इस लेक्चर को बनाऊं ताकि आप इसको एंजॉय करें। आज का सवाल है कि संख्या 0.32 बार को p/q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, लिखा जा सकता है। ऑप्शन है 8/25, ऑप्शन बी है 29/90, ऑप्शन सी है 32/99 और ऑप्शन डी है 32/199। देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ध्यान से बिल्कुल, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसका एक तरीका क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन था हमारे पास 0.32 पर रेकरिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आप दशमलव और रेकरिंग सबको भूल जाइए। तो ये अंक आपको कैसे दिखेगा, ये आपको 32 दिखेगा। दशमलव भूल जा रहे हैं और रेकरिंग भी भूल जा रहे हैं, तो ये आपको 32 दिखेगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है, अब माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, बटा भी लिख दीजिए, माइनस करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि बिना रेकरिंग वाला दशमलव के बाद बिना बार वाला कौन सा अंक है। तो बिना बार वाला अगर अंक की बात करें हम, तो बिना बार वाला अंक है 3। कौन है, 3। तो इस 3 को माइनस कर दीजिएगा। क्या हमने सिखाया आपको कि सबसे पहले दशमलव को हटा के जो अंक आता है उसको लिख दीजिए, तो 32। अब रेकरिंग, यानी रेकरिंग के बाद, यहाँ पे रेकरिंग था, बार के बाद, बार से बिना बार का कौन सा अंक है दशमलव के बाद, तो वो है 3, तो उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए, अब ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, अंक की बात हम कर रहे हैं आपसे। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, आपको ध्यान देना है, 1 और 2, 2 अंक है, 2 अंक है, ठीक है ना। तो 2 अंक है, जब 2 अंक है तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 पर 2 0, ठीक है। और कितने ऐसे अंक हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है, मतलब बार नहीं है। तो किस पर बार नहीं है, केवल 3 पर बार नहीं है, इसका मतलब केवल एक अंक पर बार नहीं है। तो 1 पर कोई को 0 लगा देना है, 1 0। 32 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 29, और 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो पहले इसका ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं, 29/90। देखिए, 29/90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 29/90। अब थोड़ा 1-2 सवाल इस पर बना लेते हैं, ठीक है ना। 1-2 सवाल अगर पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे आपसे मैं सवाल एक पूछ रहा हूँ, 0.18 पर बार, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो क्या हमने आपको तरीका बताया, ये क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, हमने तरीका यही बताया कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको रेकरिंग हटा देना है। तो हटाइएगा रेकरिंग, तो क्या हो जाएगा, ये दिखेगा आपको 18 माइनस। अब रेकरिंग के बाद कितने अंक है, तो रेकरिंग के बाद कितने अंक है, केवल 1 अंक है, तो उसको माइनस कर दीजिए। अब देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो 1 पर कई को 0, 2 को 0। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 लिख दीजिए। जितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिख दीजिए। तो 1 ही पे था ना, केवल 1 पर, तो ये हो जाएगा 17/90। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इस पर। अगर मान के चलिए आपसे पूछा जाता है 0.42 पर रेकरिंग, ऐसे पूछ दिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, तो कैसे बनाइएगा जरा देख लीजिए इसको भी। सबसे पहले दशमलव भूल जाइए, रेकरिंग भूल जाइए, तो क्या दिखेगा, ये 242। अब आपको ये देखना है कि दशमलव रेकरिंग, बिना रेकरिंग वाला कितना है, तो बिना रेकरिंग वाला कितना है, देखिए 2 अंक है ना, तो इसको माइनस कर दीजिए, 24, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, और उसके बाद कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है, तो केवल 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो क्या लगा देंगे, -10, ठीक है। तो 242 में से अगर घटाते हैं तो 242 में से आप घटा दीजिए 24 को, तो 18, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। और उसके बाद हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो यानी अगर इसको हम मिटा दें, अगर ये वाला ये घटाए हम लोग, इसको मिटा दें, तो ये हमारा आ गया 218। 100 में से 10 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 90। तो ये हमारा हो जाएगा इसका दशमलव निरूपण।
p/q, यानी हमने दशमलव से किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया, यानी परिमेय संख्या में बदल दिया। तो उम्मीद है इतने सवाल करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये 41 नंबर सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल जो है, अगला सवाल कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या है 11 का दशमलव, अगर आप ध्यान से देखेंगे 11 की बात करेंगे आप, ऑप्शन आपको दिया है √11, √5, 25, 22.5 और 12.5। आपको 2 और 2.5 के बीच देखना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये आपको लगभग 9 का वर्गमूल क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9 + 2 यानी 3 से ज्यादा होगा। ये 3 से क्या होगा, ज्यादा, 3 से ये ज्यादा होगा। इसको मिटा के देखते हुए ये कंफर्म हो गया, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये संख्या 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। तो हम लोग इतना तो कंफर्म कर लिए कि ऑप्शन ए नहीं होगा, है ना। √5 की बात करते हैं, √5। तो √5 देखेंगे अगर 4 + 1 यानी ये 2 से ज्यादा होगा। 2 से क्या होगा, ज्यादा, 2 से ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब जरा 22.5 को देखिए, तो 22.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 22.5 को हम लिख रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखते हैं 22.5 बटे 10। हमने क्या किया कि 22.5 से यहाँ दशमलव हटा दिया, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10। अब हम जानते हैं कि 225 का वर्गमूल होता है 15, √10 क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, √10 की अगर बात करें हम, तो √10 आपका लगभग हो जाएगा 15, लगभग। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9 + 1, इसका मतलब ये 3 से बड़ा है, और 3 से बड़ा है तो मान के चलिए 3 से अगर 3 मान के चलिए तो ये लगभग 5 के बराबर आएगा। इसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता है। अब 12.5 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 12.5 को चेक करते हैं। तो 12.5 का मतलब ये हुआ कि अगर ये अंक को हम ध्यान से देखें, ये अंक को, तो ये अंक लगभग 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है। 9 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 9 3 12, 3.5 जोड़ दो इसको, 9 3 12 और 12.5, तो ये लगभग 3 से बड़ा है। 3 से क्या है, बड़ा है। हमें तो चाहिए 2 और 2.5 के बीच। तो हम लोग समझ गए हैं कि केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है, और वो ऑप्शन है √5। क्यों, देखिए ये यहाँ पे इसको हमने तोड़ा तो 9 + 2 यानी 3 से बड़ा वर्गमूल आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसको हमने तोड़ा, तो इसको भी तोड़ सकते हो। तुम देखो कैसे तोड़ सकते हो। 16 से तो बड़ा है ना, और 16 यानी 4 से बड़ा आएगा, 4 से बड़ा। देखिए एक इजी तरीका आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, हम लोग ऑप्शन समझ गए कि 5 होगा। थोड़ा एक और तरीका, आसान तरीका बताइए हमको, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आसान तरीका। एक बात बताइएगा, ये संख्या 9 से बड़ा है। अगर ये संख्या 9 से बड़ा है तो इसका वर्गमूल जो होगा 9 से बड़ा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 से बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं, कंफर्म है। ये संख्या 4 + 1, 2 से 4 से बड़ा है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 के से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। इस संख्या को देखिए 16 से बड़ा है, 16 से बड़ा है, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसका मतलब ये 4 से बड़ा आएगा इसका। इसको देखिएगा, इसको देखेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 3 से बड़ा है, 12 12.5 और 3, तो 12.5 और 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये 3 से बड़ा मतलब 9 से बड़ा अंक है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 3 से बड़ा आएगा। तो हमको चाहिए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, हमको लगता है कि अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चेक करते चलते हैं ना। तो देखिए इसने बोला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो नहीं। देखो भाई, ये एक √3 की बात करते हैं और एक √3 की बात करते हैं, दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या है, और दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या, इसका हम अगर रूट निकालेंगे तो इसका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसने बोला है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा नहीं हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे हमेशा में कहाँ ये हुआ, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन के बारे में हमने जान गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2,
और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, ठीक है, का गुणनफल, तो गुणा कर देते हैं, हमेशा अपरिमेय होता है। तो हाँ देखिए देखिए हमेशा होगा, 3 कुछ भी ले लीजिए आप, तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये ऑप्शन सही है। आपका मन है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए हम एक इसको भी चेक करके आपको बता देते हैं। यह भी हम लोग समझ गए कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, कभी कहीं कहीं नहीं हो सकता। देखिए √3 और √2 ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसकी बात गलत हो गया ना, यानी ये भी क्या है, स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए, अगला हेडिंग, अगला जो है, अगला कह रहा है एक पूर्णांक, एक पूर्णांक को ले लेते हैं, पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 2 भी एक पूर्णांक है, और एक परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का जोड़, तो परिमेय संख्या ले लेते हैं 4/5। कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। ये कैसे बात है, सही होगा भाई? तो अभी तो मान लो कि चलो ये सही हो गया। मान लो हमने ले लिया 2 और एक ले लिया, 2 भी तो पूर्णांक है ना, 2 भी तो एक पूर्णांक है, और इसको हम जोड़ेंगे तो 4। ये कह रहा है पूर्णांक नहीं हो सकता, तो हो तो गया पूर्णांक, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो √n क्या होगा? तो देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमेशा प्राकृतिक होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए अगर हम मान के चलिए n को ले लेते हैं 2, क्या ले लिए n को, n बराबर हमने ले लिया 2, तो जरा इसको देखिए, हाँ पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, √2। क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या? नहीं। देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए अगर हम मान के चलिए मान के चलिए कि n बराबर हमने ले लिया 4, क्या ले लिया 4, तो इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो करेंगे हमेशा अपरिमेय होगा, तो हमेशा कैसे अपरिमेय होगा, कोई जरूरी नहीं है, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। ये कभी कभी परिमेय भी हो जाएगा, तो ये भी हमेशा नहीं होगा। हाँ कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ ये सही है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये बात सही है, इस बात को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। देखिए एक बार हो गया अपरिमेय संख्या और एक बार हो गया प्राकृतिक संख्या, तो दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, दोनों या तो अपरिमेय होगा, नहीं तो प्राकृतिक संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं यदि प्रथम 139 अभाज्य संख्याओं का योगफल n है, तो n हमेशा किससे भाज्य होगा? तो इसमें n हमेशा 6 से भाज्य होता है। किससे भाज्य होता है? 6 से भाज्य होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है, यदि प्रथम 139 यानी 13,946 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। कह रहा है 6 से भाज्य होगा, या 4 से भाज्य होगा, या 8 से भाज्य होगा, इनमें से कोई नहीं से भाज्य होगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ही आराम से समझना है आपको, ठीक है ना। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है प्रथम 13,946। तो एक बात बताइए, ऑड की अगर हम बात करें, अभाज्य संख्या की बात करते हैं ना, अभाज्य संख्या की बात करते हैं, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 1 से कटे। सबसे पहले अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, सबसे पहले किसे कहते हैं, जो 1 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा, और जो 1 से और खुद से विभाज्य हो, या तो 1 से उसमें भाग लग जाए, नहीं तो खुद से भाग लग जाए, यही क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप एक प्रथम कह रहे प्रथम 13,986 की बात कर रहे हैं ना, यही बात कर रहे थे। क्वेश्चन देख लेते एक बार। 13,986, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, शुरुआत कैसे होगा, पहले तो 2 से शुरुआत होगा, फिर 3, फिर 5, और ऐसे करके आगे बढ़ेगा। यानी हम यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख रहे हैं कि 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। 2 क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या।
दो क्या है, सम अभाज्य संख्या। लेकिन बाकी अगर अभाज्य संख्या की बात आप करेंगे, दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है। क्या है वो सब? विषम है। यानी दो जो है केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम है, लेकिन बाकी जितने भी जो अभाज्य संख्या है वो सभी के सभी क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। इसका मतलब अगर 13,986 की बात किया जाए तो उसमें एक संख्या को हटा दें तो 13,985, यानी ये जो संख्या है ये सभी के सभी कैसी संख्या है? तो विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। ठीक है, अब जरा ध्यान से एक और बात समझिएगा, विषम संख्या है। अब एक बात बताइए, हम दो विषम संख्या लेते हैं, अगर किसी भी विषम संख्या को अगर आपस में जोड़ते हो तो वो एक विषम ही मिलेगा। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि एक, जैसे देखो थोड़ा इसको शॉर्ट एग्जांपल से समझो। जैसे मान के चलो हमने ले लिया दो को हटा दो, दो को हटाओ, दो को नहीं लेना है, तीन ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? तीन को। 3, 5 और 7 हमने ले लिया, ये विषम संख्या है। अब देखो 7, 5, 13, 13, 3, 16। जब इस विषम संख्या को हमने विषम संख्या को जोड़ा तो क्या आ गया? विषम संख्या 7, 5, 12, 12, 3, 15। विषम संख्याओं का जो योग होता है वो भी क्या आता है? विषम ही आता है। क्या आता है? विषम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि 13,985 विषम संख्याओं का अगर हम योग करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा? हमको एक विषम संख्या मिलेगा। क्लियर है? जैसे कोई भी ले लीजिए, 7, 11, 13, जोड़िए इसको। 7, 11, 13, 13, 11, 24, 24, 7, 31। देखिए विषम एक क्या मिला? विषम संख्या मिला ना। इसका मतलब विषम संख्याओं को आपस में जब जोड़ते हैं तो जोड़ जो आता है वो भी क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 13,985 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या प्राप्त होती है। बात सही है? विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को ध्यान से, तो एक हमारे पास है सम संख्या। क्या है? सम संख्या जो है 2। क्या है? जो है 2। और बाकी की अगर हम बात करेंगे, बाकी जो 13,985 ये सभी के सभी जो संख्या है, इनका जो 13,985 का योग की अगर हम बात करें, योग की बात करें तो ये क्या मिला है? विषम संख्या। क्या मिला है? विषम संख्या। यानी अगर एक सम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सम संख्या को अगर आप विषम संख्या से जोड़ते हैं तो आपको जो रिजल्ट के रूप में मिलता है वो भी क्या मिलता है? विषम संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है? विषम संख्या। यानी हम इतना तो क्लियर हो चुके हैं कि 13,985 का जो हम योग कर रहे हैं वो एक विषम संख्या प्राप्त होने वाली है। और अगर हम सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें विषम ही मिलती है। देख लो, जोड़ के देख लो। अगर मान के चलो तुम जोड़ते हो 9 को 4 से जोड़ो 13 आ जाएगा। 9 नहीं, 13 को 4 से जोड़ो 17 आ जाएगा। 17 को 4 से जोड़ो 21 आ जाएगा। 17 को 4 से जोड़ेंगे, है ना, तो 21 विषम संख्या आ रहा है ना। यानी हम विषम संख्या को अगर सम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? विषम संख्या मिलता है। अब जरा इस वाले एग्जाम यहाँ पे समझिए। यहाँ पे इसने बोला है इसने क्या बोला है कि यदि प्रथम 13,985 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो योग जो आएगा वो तो विषम संख्या आएगी। अभी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आएगी? वो विषम संख्या। और जो विषम संख्या होती है वो कभी 6 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा ही नहीं, 8 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 से कटना पड़ेगा उसको। और 2 से कोई भी विषम संख्या नहीं कटती है। विषम संख्या का सीधा मतलब यही होता है कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से ना कटे। 2 से तो कोई नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। एक बार फिर से इसको मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, वैसा
प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो सबसे पहले एक से बड़ी होती है और जो एक से और खुद से क्या हो, विभाज्य हो। क्या हो, विभाज्य हो। अब जरा हमने एक चीज और देखा कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो उसमें हमको 2 मिलेगा और बाकी की सारी अभाज्य संख्याएं मिलेगी। तो हमने ये नोटिस किया कि 2 जो है वो एक सम संख्या है। 2 क्या है, एक सम संख्या है और बाकी 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी के सभी विषम हैं। यानी हमने इसमें से क्या कर दिया, इसको घटा दिया। तो जब हमने घटाया 13,986 में से एक हमने सम संख्या को घटा दिया, मतलब बाकी तो सब विषम ही होगा ना। इसका मतलब 13,985 जो हमको संख्या मिली है ये सभी के सभी विषम है। अब जब हमने ये देखा कि 13,985 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो हमको विषम संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब और एक और चीज हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि जब हम एक सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या ये कभी भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है, 2 से विभाज्य नहीं होता है। इसका मतलब 2 से विभाज्य नहीं होगा। और हम ऑप्शन को जब देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन को, तो हमें ऑप्शन में ये दिख रहा है कि हमें ऑप्शन की अगर बात करें, हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो ऑप्शन में दिख रहा है हमको क्या, 6। तो 6 से अगर n को कटना होगा तो उसको 2 से कटना पड़ेगा। 2 से तो ये कटेगा नहीं, ये भी 2 से कटना पड़ेगा, 2 से कटना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, काफी लॉजिकल सवाल है, तो इसको आपको ध्यान से, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसको समझने में समस्या हुई होगी, लेकिन समझना तो होगा आपको, ठीक है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेते हैं इसको। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि x का पावर n+1 एक गुणक है x+1 के। n निश्चित रूप से क्या है, n निश्चित रूप से क्या है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है या एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम n की जगह पे सम संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, विषम संख्या। हमने ले लिया n बराबर 1, जो ले लिया विषम। नीचे लिखते हैं इसको, है ना, क्या लिखते हैं नीचे, देखिएगा ध्यान से। ये बोला है कि x का पावर n+1 का एक गुणनखंड कौन है, x+1 है, x+1 है। यदि हम n जो ले लेते हैं वो n हमने ले लिया सम संख्या, क्या ले लिया, सम संख्या। तो चलिए लेके देखते हैं एक बार सम संख्या। तो जैसे हम सम संख्या लेते हैं तो x² + 1, क्या लिया, x² + 1, और कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड x+1 है। तो ये किसी भी कीमत पे हो सकता है क्या इसका गुणनखंड, x का पावर -1 आप रखेंगे यहाँ पे। देखिए ये कह रहा है इसका एक गुणनखंड, देखो रख के देखो यहाँ पे, चलो रखते हैं इसको, है ना। एक काम करो आप ना, यहाँ पे x का मान कुछ ले लो, x का मान हम ले लेते हैं 2, ले रहे हैं अपने मन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर +1, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर +1, ये कितना हो गया 5, हो गया ना 5। यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। क्या 3 से 5 कटेगा कभी, नहीं ना कटेगा। तो ये कैसे गुणनखंड होगा, इसका मतलब n तो सम संख्या तो नहीं हो सकता। इतना तो क्लियर हो गया कि n जो है वो सम संख्या नहीं हो सकता है। तो एक ऑप्शन को हम काट सकते हैं कि सम संख्या नहीं होगा। अब चेक करते हैं विषम संख्या होगा कि नहीं। तो हमने अब क्या किया कि यदि n बराबर हम ले लेते हैं क्या, विषम संख्या, क्या ले रहे हैं, विषम संख्या। ठीक है, n बराबर हमने विषम संख्या ले लिया, यानी x⁴n+1 में हम n को ले लिए विषम संख्या, जो हम ले रहे हैं n बराबर ले लेते हैं 3। कितना ले लेते हैं, 3 को हमने ले लिया, n बराबर हमने ले लिया 3 को। तो x³ + 1, ठीक है, x³ + 1। अब इसका एक गुणनखंड चेक करना है कि x+1 है या नहीं है, x+1 है या नहीं है। तो अब हम x का मान कुछ ले लेते हैं 2 ही ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 3
2 का पावर 3 और प्लस 1, तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ रखिए 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। क्या 3 के पहाड़ा में 9 आता है? तो हाँ आता है। और एक ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, दो के मान के जगह कुछ और रखते हैं, 3 रख के देख लीजिए, 3 रखते हैं, 3 रख दिया, एक्स बराबर क्या रख दिया 3, एक्स बराबर 3 रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एक्स का पावर n प्लस 1 है और यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, तो अब रखते हैं एक्स का पावर n, इसका मान तो हमने मान लिया ना, इसका मान हमने मान लिया 3, तो एक्स क्यू प्लस 1 ऐसा मान लिया है, ठीक है ना, एक्स क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग x का मान रखे हैं 3, तो 3 का क्यू प्लस 1, तो 3 3 के 9, 9 3 के 27, 27 प्लस 1 यानी हो गया कितना 28, है ना। यहाँ पे 3 रखिए, 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4। क्या 4 के पहाड़े में 28 आता है? हाँ आता है 7 अर्थ में। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि n जो हमारा होगा वो विषम संख्या पे एकदम सही बैठ रहा है। n हमारा जो होगा विषम संख्या पे क्या हो रहा है? सही बैठ रहा है। तो जरा इसको अब छोटा करते हैं, अब इसको देख लेते हैं। तो हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको बस इतना ही समझाया कि अगर x का पावर, अगर x टू द पावर n एक गुणनखंड है, x टू द पावर n का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो n हमारा सम संख्या कतई नहीं होगा, n हमारा सम संख्या कतई नहीं होगा, वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। और विषम संख्या पे आपने देखा यहाँ पे कि तीनों पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 के पाड़ा में भी 9 आता है और 4 के पाड़ा में भी 28 आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा n होगा, n एक विषम संख्या होगा। कैसी संख्या होगा? विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अगला सवाल, क्वेश्चन है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किसको? तो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को। अब वास्तविक संख्या प्राकृतिक भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, दशमलव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिखाता किसको है? प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दिखाता है। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का प्रसार शांत है? तो शांत देखना है, तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 11/700 को चेक करते हैं ना। चलिए नीचे चेक करते हैं, सबसे बेहतर रहेगा नीचे, आराम से आप लोग बनाएंगे। तो हमारा पहला जो है 11/700, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 11/700। तो 700 को हम तोड़ेंगे, है ना, तोड़ते हैं तो 2, तो कितना हो जाएगा 350। फिर तोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 175। और फिर इसको तोड़ेंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 25, फिर 5 और 7। आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे गुणनखंड में, देखिएगा ध्यान से, इस गुणनखंड को हम लिख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा ध्यान से। जो हमने हर का गुणनखंड निकाला, किसका गुणनखंड निकाला? हर का जो हमने गुणनखंड निकाला है, उस गुणनखंड में आप ध्यान से देख रहे हैं, उस गुणनखंड में 2 का पावर कितना है? 1 और 2, 2 का पावर 2 है। 5 का पावर कितना है? 5 का पावर 2 है। और 7 का पावर कितना है? 1। तो हमने आपको बताया था शांत होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 7 आ गया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा शांत नहीं है। अब हम चेक करते हैं 2100 को। देखिए 2100 में ध्यान से देखिए, हर पे देखिए, हर ये 3 से कट जाएगा। देखिए कैसे 3 से कटेगा, देखिए आपको दिखाते हैं। इसमें आप 21 को जोड़िए, 21 को ध्यान से देखिए, 2100 यही ना है। हर को देखिए, ये 2 1 3, 3 से कट जाएगा, ये 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर ये 3 से कटेगा तो 3 से कटने वाला तो चाहिए ही नहीं, 3 से कटने वाला तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि कटना किससे चाहिए? 2 से। इसमें देखिए, इसमें 7 है ना, 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हमने कैसे चेक किया आप ध्यान समझे। एक बार और आपको समझाते हैं, इतना करना ही नहीं था हमको, ध्यान समझिएगा। हम बस हर पे कंसंट्रेट करेंगे। ये वाला हर 7 से कट जाएगा, तो 7 वाला चाहिए ही नहीं, ये गया। ये वाला हर भी 7 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। ये हर भी 7 से कट जाएगा, देखिए 7 है यहाँ पे। 2 और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई अंक से वो कटना नहीं चाहिए, कोई अंक से कटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 49 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाज्य हो। प्रत्येक से क्या हो? भाज्य, प्रत्येक से भाज्य हो, यानी वो 16 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए और 24 से भी कटना चाहिए। यही हमको देखना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, 24 जो होता है वो 3 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 3 से।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से कटने वाला होगा। 3 से क्या होगा, कटने वाला होगा। तो जरा देखते हैं, देखिए 6 1 7, इसके अंकों का जोड़ हमने क्या किया 7, ये 3 से नहीं कटेगा, एक ऑप्शन तो छाट दिए, बाकी सब 3 से कट रहा है। 6 3 9, 4 2 6, देखिए इसमें 6 3 9, 4 2 6 और 2 4 8, ये भी नहीं होगा, 2 4 8। तो 2 ऑप्शन तो हम छाट दिए, 2 ऑप्शन को हमने छाट दिया ना। देखिए कैसे छाटा हमने 2 ऑप्शन को। हमने क्या बोला कि 24 जो होता है वो 3 से कटता है, यानी जो हम भाज्य होना चाहिए तो उसको भी 3 से कटना चाहिए ना। तो ये देखिए 2 4 6, ये तो 3 से कट जाए, नहीं कटेगा, तो ये अब नहीं हो सकता है। हो सकता है ये 6 1 7, ये तो पक्का, बी तो पक्का नहीं होगा। 2 4 6 ये भी कट सकता है। 6 3 9 ये भी 3 से कटने वाला है। तो 3 से कटने वाला को छोड़ दीजिए, बाकी सबको काट दीजिए। एक ऑप्शन तो हमारा कम से कम छटा ना। अब आइए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, कैसे चेक करेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं कि 20 में 5 भी आता है, 20 में क्या आता है, 5 भी आता है। इससे कोई फायदा नहीं लग रहा है हमको, है ना। देखिए अब एक बात जरा ध्यान से आप समझिएगा कि 8 3 24 है, 24 को कैसे तोड़ेंगे, 8 3 24। 8 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो 8 3 24, ये तो 3 से कट जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 40, 8 5 40, ये भी कट जाएगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन। अंतिम के 3 अंक 8 7 56, ये भी कट सकता है। तो सब तीनों अभी है, अभी तीनों रेस में है, तीनों अभी चल रहा है। ये केवल एक ही ऑप्शन हम लोग छाट पाए हैं। अब एक बात आपको ध्यान से देखना है कि बोला है पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब बताइए उसका वर्गमूल में निकलना चाहिए क्या। 240 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलेगा। 24 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता। हाँ 36 का निकलता है, 36 का 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। हम लोग पूर्ण वर्ग पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है 36 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे 3600 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 60। तो हमको भी बस वर्गमूल वाला चेक कर लेना है, बात खत्म। इस क्वेश्चन को अगर और इजी तरीका से बनाना था तो हम लोग क्या सोच सकते थे, वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा 24 जो 3 से कटता है, तो वो ऑप्शन जो होगा जो 3 से इसको अंकों का जोड़ देंगे 7, इसके अंकों का योग कितना है 7, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या 240 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, केवल 3600 है, क्योंकि 3600 का वर्गमूल क्या होता है 60 होता है। तो हम लोग जल्दी से ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, करे दो संख्याओं का लघुत्तम समाअपवर्त्य इनके महत्तम समाअपवर्त्य से 14 गुना है। लघुत्तम एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है, तो एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान समझिएगा। क्या है कि एलसीएम और एक है एचसीएफ, यही है ना। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम इसके महत्तम का, तो महत्तम का 14 गुना, यदि महत्तम 1 है तो महत्तम का 14 गुना है। महत्तम का क्या है 14 गुना है, तो मतलब अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होगा 14 होगा, यही ना होगा। अब इसने बोला है कि इसने कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है, तो यहाँ योग कीजिए 1500, क्या है 1500। ये कह रहा है कि 15 है, हमारे अनुसार तो 15 आ रहा है, लेकिन इसके अनुसार कितना आ रहा है 600। इसका मतलब कितना गुना है, ये 4 गुना है ना। अरे भाई एलसीएम 14 है, एचसीएफ 1 है, तो हमने इसके अंकों का जो इस एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ा था, हमारे अनुसार तो 15 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 16 है। इसका मतलब कितना गुना है, ये तो 40 गुना है। देख लो 15 चौके 60 0, 40 गुना है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो एक संख्या अगर 240 है तो सीधा सा बात है, एक संख्या अगर 240 है, इसका मतलब ध्यान समझिएगा। एलसीएम की बात करें हम, एलसीएम की, इसको मैं थोड़ा इधर समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको बहुत अच्छा लगा। आइए इसको मैं आपको नीचे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए हम मान लेते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। एलसीएम जो है और एचसीएफ अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 14। क्वेश्चन में दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है 15, यही ना है। लेकिन अब जरा देखिए एलसीएम, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है 600, लेकिन हमारे अनुसार कितना है 15 है। तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 की वैल्यू हो जाएगी 600। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। 15 चौके 60 0, 40 गुना। इसका मतलब ये भी 40 गुना होगा ना, सब 40 गुना हो जाएगा, ये भी 40 गुना। तो 14 चौके 56 560, और ये भी 40 गुना,
ये भी 40 गुना तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। अब देखिए इसने क्या बोला है, अब ये कह रहा है कि एक संख्या 280 है, तो अब क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे गुणे नहीं बराबर बराबर ए गुणे बी। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम देखिए कितना है, एलसीएम आया है 560, तो यहाँ लिख देते हैं 560। एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 40, एचसीएफ आया है 40, तो 40 को यहाँ लिख दीजिए 40। एक संख्या दिया हुआ है, देखिए एक संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक संख्या आपको दिया है 280, तो यहाँ लिख दीजिए उसको 280, यहाँ लिखते हैं 280। तो आपसे बी पूछा है, बी को निकाल देना है, चलिए निकालते हैं। अब देखिए बी यहाँ रहेगा, ये चला जाएगा सब नीचे, तो 560 गुणे 40 बट्टा 280, 0 से 0 कैंसिल, 4 सते 28, 7 8 56, एगो 0 लगा दीजिए। बी का मान कितना आ जाएगा, बी बराबर 80। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ 80 दिया है, ऑप्शन एक ही पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया टोटल 50 सवाल। ये जितने भी सवाल हमने आपको बताए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के थे, और इस तरह के सवालों को अगर आप बना लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको मैं एक और तरीका भी बता सकता हूँ, चलो ये भी बता देता हूँ ना, सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो सेकंड मेथड भी समझ लीजिए। सेकंड मेथड देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 14 गुना है। तो हम क्या करते हैं ना, एचसीएफ को x मान लेते हैं। अगर आपका ऐसे माने तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। हमने क्या किया, एचसीएफ को माना कि एचसीएफ बराबर x, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम 14 गुना है तो 14 गुणे x हो जाएगा, ये ना होगा, जो एलसीएम होगा वो 14x हो जाएगा। अब हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी। ए बराबर दिया है, कितना दिया है, ए बराबर पहली संख्या कितना दिया है देख लेते हैं, पहली संख्या कितना दिया है उसको देख लेते हैं। पहली संख्या दिया है आपका, यहाँ देखिए 280, यहाँ देखिए इससे 280, ठीक है। तो पहली संख्या 280 दिया है ना, तो हम ये यहाँ भी इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ दिया है 280, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे लगा देना है आपको, बस काम खत्म। एलसीएम कितना है x, एलसीएम कितना है 14x है, तो यहाँ 14x लिख दीजिए 14x। एचसीएफ कितना है x, ये कितना है 280। बी का मान निकालना है, बी का मान क्या करना है, निकालना है। तो यह हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये लंबा मेथड था है ना। तो 14x स्क्वायर बराबर 280, कटाइए इसको, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर बराबर 20। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600 है, कितना है 600। तो रखिए यहाँ पे एक और समीकरण बनाइए, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर कितना दिया था देख लेते हैं उसको। तो ये दिया है आपका 600, कितना दिया है 600, तो 600 यहाँ करते हैं 600। एलसीएम है 14x, एचसीएफ है x, यहाँ कितना हो जाएगा 600। तो ये हो गया 15x, 15x बराबर कितना हो गया 600, 15 चौके 60, यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 40, x बराबर 40, समीकरण 2। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, बहुत ही लंबा मेथड है, ऐसा हम बनाना नहीं चाह रहे थे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, इस दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है देख लेते हैं। समीकरण 1 दिया x स्क्वायर बराबर 20, समीकरण 1 दिया x स्क्वायर बराबर 20b, यहाँ गुणा b है ना, यहाँ पे
यहाँ पे गुणा में बी भी रहेगा और यहाँ भी गुणा में बी रहेगा, यहाँ भी 20b, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है 20b, तो यहाँ लिखते हैं पहला समीकरण जो है एक्स स्क्वायर बराबर 20b, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण कितना दिया, एक्स बराबर कितना दिया 40, तो एक्स का मान यहाँ रख देते हैं 40, तो एक्स का मान यहाँ पे रखते हैं 40, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 40 का होल स्क्वायर बराबर 20b। इसको थोड़ा ठीक से कर दीजिए, b बराबर हो जाएगा 40 स्क्वायर मतलब 40 गुणे 40, यहाँ कितना हो जाएगा 20, तो 20 दूना 40, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, ये आपका हो गया आंसर। तो आपको जिस तरह मन करता है वैसे बनाइए, एक और तरीका हमने आपको बता दिया, जो आपको मेथड अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।